वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर फर्स्ट से। टॉपिक है शिक्षा के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो शिक्षा के जो अधिकार दिए गए हैं उनके संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है अनिवार्य और मुक्त शिक्षा के संबंध में न्यायालय का क्या मत है। तो जो अनिवार्य और मुक्त शिक्षा दी गई है बच्चों को, उसके संबंध में न्यायालय का क्या कहना था। तो मोहिन जान बनाम कर्नाटक राज्य 1992 3 SCC 666 के मामले में शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बताते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया। तो ये एक मोहिन जैन बनाम कर्नाटक राज्य का केस था जो 1992 में आया था। इसमें जो है अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बताया और ये एक ऐतिहासिक निर्णय बनाया गया। फिर अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है और निजी कॉलेज द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेना नागरिकों के इस अधिकार का उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल किया गया और निजी कॉलेज के द्वारा जो कैपिटेशन शुल्क लिया जाता था वो जो है नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करता था और प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का संवैधानिक दायित्व बनाया गया। तो अनुच्छेद 21 में ये बताया गया कि हर एक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और ये हर एक राज्य का संवैधानिक दायित्व होता है। फिर दूसरा केस था यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का। ये केस था 1993 में जो हुआ 4 SCC 645 के मामले में निजी कॉलेज संचालकों ने न्यायालय में मोहिनी जैन वाद में दिए गए निर्णय का पुनर्विचार के लिए आवेदन किया तथा उनका तर्क था कि उक्त निर्णय को लागू किया गया तो उनके कॉलेज बंद करने पड़ेंगे। तो ऐसा बताया गया। एक निजी कॉलेज था, उसमें 1993 का एक मामला था यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मोहिनी जैन वाद का जो फैसला आया अनुच्छेद 21 में कि हर एक नागरिक को मुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, उस पर पुनर्विचार। तो इस निर्णय पर पुनः विचार किया गया और इस मामले के द्वारा जो निजी कॉलेज के संचालक थे उन्होंने यह बताया कि अगर ऐसा नियम लागू होता है तो उन्हें अपने कॉलेज बंद करने पड़ेंगे। विद्वान न्यायमूर्तियों ने शिक्षा को मूल अधिकार माना था और इसे 14 वर्ष के बच्चों तक सीमित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के संबंध में यह राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। तो ऐसा न्यायमूर्ति ने कहा कि 14 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए सीमित शिक्षा होगी और उच्च शिक्षा के संबंध में राज्य की आर्थिक क्षमता कैसी है इस पर निर्भर करेगा। इसी में MC मेहता बनाम तमिलनाडु का केस था, जिसमें जो है 1996 में ये मामला आया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया कि अनुच्छेद 45 के अनुसार बाल श्रमिकों को शिक्षा का पूर्ण अवसर प्रदान करें और यह भी निर्देश दिया गया था उसमें। तो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 45 के तहत बाल श्रमिकों को शिक्षा का अवसर दिया जाए। अब समझेंगे कि शिक्षा के अधिकार के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। तो अनुच्छेद 21 का था, इसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जो यह
उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करा गया था। इसमें तो जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम आया, इसमें जो है 2002 में ये आया था और अनुच्छेद 21 के तहत इसमें काम में जोड़ा गया कि हर एक राज्य में जो नीति चलाई जाती है विधि के द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। फिर अनुच्छेद 41 में बताया गया कि कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो कुछ अवस्थाएं ऐसी थी जिसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार था। राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य साधक उपबंधित कराएगा। तो ऐसा अनुच्छेद 41 में बताया गया कि जैसे कि उस राज्य की क्षमता होगी उसके अनुसार कुछ ऐसी दशाएं थी जिसमें राज्य व्यक्तियों को काम पाने की, शिक्षा पाने की और लोक सहायता करने का अधिकार देगा। फिर अनुच्छेद 45 में बताया गया कि उपबंधित करता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख करेगा और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। तो अनुच्छेद 45 था जिसमें ये बताया गया कि राज्य जो है 6 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल अवस्था की देखरेख करेगा और उनके शिक्षा के अवसरों को प्रदान करेगा। फिर अनुच्छेद 46 आया जिसमें समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई। तो ये उसमें बताया गया कि समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनमें शिक्षा का और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान किया गया। तो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशेषतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान किया गया और उनमें जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। फिर बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ मुख्य प्रावधान थे जिसमें प्राथमिक शिक्षा में प्रथम कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा को शामिल किया गया और अनिवार्य शिक्षा सरकार का दायित्व था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश किया जाए, उसकी उपस्थिति कराई जाए और शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब इसमें जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था, इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नज़दीकी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया और यदि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु का कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित होता है तो उसे इस स्थिति में उन्हें उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। फिर बच्चों को प्रवेश के दौरान एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का भी अधिकार दिया गया था। सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता का कर्तव्य बताया गया जिसमें इस अधिकार के प्रावधानों के अग्रसरण में सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अपने क्षेत्राधिकारी के भीतर जहां विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम में प्रभावी होने के 3 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करेंगे। तो जहां विद्यालय की सुविधा नहीं थी वहां पर 3 वर्षों के भीतर इस
जो है अधिनियम के प्रभावी होने पर वो क्षेत्राधिकार की सीमाओं में विद्यालय की स्थापना करेंगे। फिर केंद्र सरकार के बारे में बताया गया, तो शैक्षिक प्राधिकारी की मदद से एक केंद्रीय ढांचा, एक राष्ट्रीय ढांचा का विकास किया गया, जिसमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, जैसे कि बच्चों का बहुमुखी विकास हो सके, तो बच्चे का हर एक क्षेत्र में विकास हो, और संविधान में समाहित मूल्यों का विकास हो सके, तो संविधान में जो मूल्यों की बात की गई है उनका विकास हो सके, अधिकतम स्तर तक मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास हो बच्चों के, और बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा मिल सके, और निर्देशों का माध्यम जहाँ तक हो सके बच्चों की मातृभाषा में कराया जाए। तो बच्चे को जो भी निर्देश मिले वो उसकी मातृभाषा में मिले, ताकि वो उनको समझ सके, और बच्चों में भय मुक्त बनाया जाए और उनको स्वतंत्रता पूर्वक अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए वातावरण दिया जाए। फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण में मानदंड विकसित किए गए थे, और राज्य सरकारों को भवनों की क्षमता के लिए तकनीक एवं संसाधनों द्वारा सहयोग भी उपलब्ध कराया गया था। फिर समुचित राज्य सरकार की बात की गई, तो इसमें प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई गई, नज़दीकी में स्कूलों को उपलब्ध कराया गया, और यह भी सुनिश्चित किया गया कि गरीब वर्ग का कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रह जाए, और प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति उसकी और प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति को सुनिश्चित किया गया, और अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। फिर स्थानीय प्राधिकारी की बात बताई गई इसमें, तो स्थानीय प्राधिकारी में क्या क्या कार्य थे, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, और अपने क्षेत्राधिकारी में 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखें, और निजी विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करें, और अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उसकी उपस्थिति और उसकी समाप्ति को सुनिश्चित करें। फिर विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व तो बताया गया, जिसमें अधिनियम का उद्देश्य था कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सके, और इसमें 25% कमज़ोर व वंचित बच्चों को शामिल किया जाए, और कोई भी विद्यालय या व्यक्ति बच्चों से प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं लेगा। ये अधिनियम लागू किया गया। किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिए गए बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले निष्कासित नहीं किया जाएगा, ऐसा नियम बनाया गया, और किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये सारे रूल्स थे। फिर अधिनियम प्रभावी होने के बाद स्थापित विद्यालय के लिए कुछ मानदंड होते थे, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालय में छात्रों की संख्या 60 अगर रहती थी तो उसमें शिक्षक 2 होते थे। अगर 61 से लेकर 90 तक होती थी तो उसमें 3 शिक्षकों के लिए संख्या बताई गई। फिर 91 से 120 रहती थी तो उसमें 4 शिक्षकों की संख्या बताई गई, और 121 से अगर 200 के बीच में है तो उसमें 5 शिक्षक होने चाहिए, और 150 से अधिक है तो उसमें 5 शिक्षक होने चाहिए और 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए, और 200 से अधिक है अगर, तो उसमें जो है छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक ना हो। और इसके लिए फिर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो विद्यालय थे उनमें प्रावधान किया गया कि शिक्षक जो होंगे वो प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक, जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक अध्यापक होगा। तो एक कक्षा में इसमें एक अध्यापक रहता था, और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अध्यापक रहता था, जैसे गणित व विज्ञान के लिए एक अध्यापक, सामाजिक अध्ययन के लिए एक अध्यापक, और भाषाओं के लिए अलग अध्यापक। फिर 35 पर जहाँ 100 से अधिक छात्र रहते थे वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक रहता था, और कुछ जो है अंशकालिक भी
निर्देशक रहते थे, जैसे कला शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए और कार्य शिक्षा के लिए। भवन के बारे में बताया गया कि प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्ष होना चाहिए, एक ऑफिस कक्ष होना चाहिए, एक स्टोर कक्ष होना चाहिए और एक प्रधानाध्यापक का कक्ष होना चाहिए। अवरोध मुक्त पहुंच हो और छात्र तथा छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था हो, प्रत्येक छात्र के लिए साफ एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, दोपहर का भोजन पकाने के लिए एक रसोई घर की व्यवस्था हो, खेलने का मैदान हो और विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए विद्यालय की दीवार हो। न्यूनतम कार्य दिवस के बारे में बताया गया फिर, तो इसमें एक कक्षा 1 से 5 तक एक शैक्षणिक सत्र में 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होने चाहिए और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए एक शैक्षणिक सत्र में 220 कार्य दिवस से लेकर 1000 घंटे होने चाहिए। फिर पुस्तकालय के बारे में बताया गया, तो पुस्तकालय में प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में पत्रिका होनी चाहिए, समाचार पत्र होने चाहिए, कहानी की पुस्तकें होनी चाहिए और सभी विषय की पुस्तकें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। फिर शिक्षकों के लिए कुछ योग्यताएं बताई गई, तो शिक्षकों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? समय पाबंद हो, वो नियम से विद्यालय आए और निश्चित समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कराए और माता-पिता या संरक्षक के साथ नियमित रूप से बैठकें करे, मीटिंग करे और कोई भी प्राइवेट ट्यूशन में वो ना लगा हो शिक्षक। तो ये सारे कुछ प्रावधान बताए गए शिक्षा के लिए। थैंक यू एवरीवन। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।